नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो है अध्याय 7 से संबंधित प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं और अध्याय जो 7 है यह 8वीं कक्षा से संबंधित है। 8वीं कक्षा से संबंधित है और इस कक्षा का जो शीर्षक है मुद्रा एवं बैंकिंग। ओके, मुद्रा एवं बैंकिंग। हमने इस अध्याय से संबंधित पिछले वीडियो में 60 प्रश्नोत्तरी को देखा था। 60 प्रश्नोत्तरी को देखा था। आज हम फिर से 60 प्रश्नोत्तरियों को देखने वाले हैं। ओके, और आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि 2 दिन से या 2 या 3 दिन से हमने वीडियोस नहीं बना पाए। इसका जो कारण है, जो ये फेस्टिवल भी होगा दोस्तों, फेस्टिवल के कारण जो मेरा जो फ्रेंड है वो पीपीटी या पीडीएफ नहीं बना पाया। इस वजह से, इस कारण से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, परंतु हमने आपकी यानी आपको आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना आए इसलिए हमने टेलीग्राम चैनल पर पूरे पीडीएफ यानी पूरे पीडीएफ 6th 7th 8th तक जो पीडीएफ है दोस्तों, हमने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ओके, अपलोड कर रखे हैं क्योंकि वहाँ से आपको वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, बस वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को विजिट करना है और यही नाम से दोस्तों, जो चैनल का नाम है यही नाम से चैनल, टेलीग्राम चैनल पे गायकवाड़ सर हिंदी क्लासेस कहकर वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। उससे आपकी तैयारी आसान भी होगी। और हम अगर कल, आज और कल 2 दिन में, आज तो 16 तारीख है, 17 और 18 2 दिन है, तो एक दिन के लिए हम क्या करेंगे, पूरे जो 8वीं कक्षा से संबंधित जो अध्याय है उनसे संबंधित भी हम क्या करेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 9वीं कक्षा से संबंधित भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और वहाँ डिस्क्रिप्शन से आप लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते थे। तो हमने इस अध्याय से संबंधित 7 प्रश्नोत्तर को देखा था। अगली प्रश्नोत्तर को हम देखेंगे। तो चलिए हम अगली प्रश्नोत्तर को हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी देना है, वो है डीएससी की जो क्लासेस है, 20 या 21 तारीख से हम शुरू करने वाले। क्यों इतनी जल्दी शुरू करने वाले हैं? क्योंकि अगर जब नोटिफिकेशन आएगा तो उतना जो समय नहीं रहेगा कि हम तैयारी कर सकेंगे। अगर आप अभी से अगर तैयारी करोगे तो दुगनी मेहनत से और अधिक प्रिपरेशन कर पाओगे। उससे क्या होगा लाभ, आपके टेट जो मार्क्स है या कम भी आए, यानी 80 भी आए तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने कंटेंट को हासिल कर रखा है, यानी आपके हाथ में है सब्जेक्ट। उसके साथ चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट और यही बाल विकास और चाइल्ड डेवलपमेंट एक ही है। और उसके साथ साथ ही पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शैक्षिक दृष्टिकोण, वो सब चीज़ें अगर आपके हाथ में होगी तो वो क्या होगा कि आपके टेट के मार्क्स भी कम भी रहे तो भी आपको जॉब आने की संभावना 99.9 है दोस्तों, प्रतिशत आपको चांसेस हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगली जो वीडियोस आने वाली है उसे आप देखते रहेगा और तैयारी करते रहेगा। तो हमें बता दीजिएगा, क्या थ्योरी करवाया जाए या फिर से एमसीक्यू ही करवाया जाए। तो आप पे डिपेंड करता है, कमेंट में हमें बता दीजिएगा। ओके, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हमारा कोई लाभ नहीं है। ओके, जो चाहिए आपके लिए यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, तो आज की जो प्रश्न उत्तर है हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है वो आज का पहला प्रश्न है,
चालू खाते का उपयोग कौन अधिक करता है? चालू खाता यानी करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को अधिक यानी उपयोग यानी कौन करता है? तो देखिए यहाँ पे विकल्प दिया है, विद्यार्थी, व्यापारी, सी किसान, डी गृहिणी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, करंट खाता जो होता है दोस्तों बिजनेस, ओके, बिजनेस के लिए जो है किया जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उनके लिए किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अधिक अमाउंट होता है, यानी जो पैसा होता है अधिक धनराशि होने के कारण वो जो है दोस्तों चालू खाता जो है इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन लोग हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा बी, व्यापारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम, जो व्यापारी है वह लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि दैनिक और उच्च मात्रा व्यावसायिक लेन देन होने के कारण भुगतान प्राप्त करना या चेक जारी करना संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ओके, इससे जो है एनईएफटी, नेट, आरटीजीएस, आईएमपीएस जो करना जो पॉसिबल नहीं होता है, जो बचत खाता में ही संभव नहीं है ये सब करना। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, करंट अकाउंट यानी चालू खाता, याद रखिएगा, चालू खाता। तो चलिए इसका सही उत्तर तो बी हो गया। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हम। आवर्ती यानी आवर्ती जमा खाते में राशि कैसी जमा की जाती है? तो इसका पहला हम ऑप्शंस देखेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। आवर्ती जमा खाते में राशि कैसी जमा की जाती है? तो ए, एक बार, बी, अनियमित, सी, निश्चित अंतराल पर, डी, आवश्यकता के अनुसार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, निश्चित अंतराल पर। ओके, तो ये इसका उत्तर जो है सी होगा। ओके, तो आवर्ती खाता यानी जमा खाते वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो उपयोग यानी जो मासिक यानी छोटी छोटी मासिक बचत करते हैं, यानी छोटे छोटे अमाउंट को क्या करते हैं वो लोग बचत करते हैं मासिक तौर पर। हाँ, इस तरह जो बचत करते हैं भविष्य के लिए एक मुश्त राशि जमा करना चाहते हैं, इसलिए वो लोग होते हैं जो वेतन भोगी होते हैं, यानी वेतन जिसे मिलता है वो क्या करते हैं इस खाते का जो है इस खाते में अपना पैसा जमा करता है। ओके, ये नए निवेशक और छात्र और छोटे वित्तीय लक्ष्य, छुट्टी, शादी के लिए जो देखो सुकन्या समृद्धि योजना, यानी सुकन्या समृद्धि वो किस लिए है दोस्तों? वह जो है बच्ची की शादी तक यानी उसकी शादी तक जो है पैसा इकट्ठा करना होता है। तो इस तरह छुट्टी या शादी या आपातकालीन निधि रखने के लिए इस खाते में जो है देखो पैसा जो है जमा करते हैं। ओके, तो इसे अंग्रेजी में जो है आरडी कहा जाता है। तो आरडी का फुल फॉर्म क्या है? तो आरडी का जो फुल फॉर्म है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, यानी आरडी अकाउंट। ओके, इसमें जो है छोटे छोटे अमाउंट को मासिक तौर पर जमा करते हैं। जैसे उदाहरण पर एक छात्र है, ओके, एक छात्र है, वो क्या करता है अपनी जो पॉकेट मनी है, अपनी जो पॉकेट मनी है उस पॉकेट से क्या करता है, जो भी पैसा मिल रहा है पॉकेट मनी का उसे बचत करते रहता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, या उसे बाइक लेनी है, समझो किसी को बाइक लेनी है, तो वो क्या करेगा अपने जो पॉकेट मनी है उसको जमा करके अपना लक्ष्य जो है बाइक वो ले लेता है। मैं उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ यहाँ ताकि आपको समझ सके, आप लोग समझ सके। ओके, तो ये जो है दोस्तों आवर्ती जमा खाते, ये क्या कहते हैं आवर्ती जमा खाते, इसमें इस तरह से जो है अमाउंट जमा किया जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है अवधि निश्चित जमा में ब्याज क्यों अधिक मिलता है? जो अवधि निश्चित यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों फिक्स्ड डिपॉजिट की बात की जा रही है। ओके, फिक्स्ड डिपॉजिट में ब्याज अधिक क्यों मिलता है?
तो देखिए विकल्प है जोखिम अधिक है, धन लंबे समय तक जमा, सी निकासी आसान, और डी जो है कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर दिया गया है वह है बी, धन लंबे समय तक जमा होने के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे ब्याज जो है दोस्तों अधिक मिलता है, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट होता है इसलिए अधिक पैसा मिलता है। और यानी इसमें पैसा जो है सेविंग यानी बचत खाते से अधिक ब्याज मिलता है, इसमें सेविंग अकाउंट से ज़्यादा यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट में जो है पैसा यानी ब्याज अधिक मिलता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बैंक आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लॉक करने के लिए कहता है, पैसा जो है लॉक करने के लिए कहता है। और ज़्यादा समय तक पैसा जमा रखने पर क्या होता है, ज़्यादा समय तक आप पैसा जमा रखोगे तो वहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपको एक टेन्यूर दे रहा है। ओके, एक टेन्यूर यानी एक समय दे रहा है कि इतने वर्ष के लिए आप यहाँ पे डिपॉजिट करोगे तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाएगा, और इसका जो ब्याज है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रहेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें क्या होता है, धन लंबे समय तक जमा रखते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें अधिक ब्याज मिलता है। ओके, आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लंबे समय तक हम जो जमा राशि यानी राशि अगर जमा करेंगे तो उसे कौन सा जो अकाउंट है कहा जाएगा, ऐसा ही कहा जाएगा, या जो लंबे समय तक हम जो पैसा जमा करेंगे तो उससे जो है ग्राहक को क्या लाभ हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। तो इन तीनों चारों का भी उत्तर एक ही होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, ब्याज अधिक मिलेगा, नहीं तो लंबे समय तक जमा करना पड़ेगा। इस तरह का यह जो प्रश्न था इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए, DSBDA ओके, खाते में न्यूनतम बैलेंस क्यों नहीं होता है। जो डी देखिए यहाँ पे DSBDA खाते में न्यूनतम बैलेंस क्यों नहीं होता है। यहाँ पे विकल्प दिया गया है व्यापार खाता, यह जो है व्यापार खाता है, बी गरीबों की सुविधा हेतु, सी केवल बच्चों के लिए, डी केवल किसानों के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी गरीबों की सुविधा हेतु जो है यहाँ पे न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किन के लिए? ये किन के लिए क्या है, गरीब जो लोग होते हैं उनकी सुविधा के लिए जो है यहाँ पे ऐसा किया गया है। और यहाँ पे जो जनधन अकाउंट भी है ना दोस्तों, उन अकाउंट्स का जो पर्पस था वो सभी जो गरीब लोग हैं उन सभी को यानी बैंकों से जोड़ा जाए। ओके, बैंकों से जोड़ा जाए, उसका एक उद्देश्य था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम DSBDA खाते क्या होता है हम देखेंगे। ओके, तो यह जो होता है वह है जो बेसिक यानी बी यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट ओके अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट। तो BSBDA का जो फुल फॉर्म है बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। ओके, तो एक जीरो बैलेंस बचत खाता है, ये क्या है, जीरो बैलेंस बचत खाता है, जिसे रिजर्व बैंक RBI द्वारा वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू किया गया है। ओके, जो बिना किसी न्यूनतम बैलेंस के बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे ATM सह डेबिट कार्ड, पासबुक और निश्चित संख्या में मुफ्त लेन देन, लेकिन इसमें अधिकतम शेष राशि और कुल लेन देन की सीमा होती है, यानी कितना लेना चाहिए और कितना कम होना चाहिए
दे सकते, उसकी भी जो है सीमा होती है। ओके, तो यह जो था बी एस बी डी ये, ओके, समझ में आया होगा। तो इसका सही उत्तर बी, गरीबों की सुविधा हेतु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। हम अगला प्रश्न यहाँ पे है, जनधन योजना कब प्रारंभ हुआ है? जनधन योजना ए 2010, बी 2012, सी 2014, डी 2016। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी 2014। और यह जो कब प्रारंभ किया गया है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, इसका जो पूरा यहाँ पे कहा जाए तो जनधन यानी प्राइम मिनिस्टर पीएमजी जनधन योजना कहा जाता है। और यह जो है 15 अगस्त 2014, ओके, 2014 में जो है इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, इसका मेन उद्देश्य था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है सी 2014। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जनधन योजना का प्रमुख लाभ क्या है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए अधिक ब्याज, बी बीमा सुविधा, सी व्यापार ऋण, डी पेंशन। तो इसका सही उत्तर जो है बीमा सुविधा जो है इस योजना के अंतर्गत हमें मिलता है। तो इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम, चेक किसका लिखित आदेश होता है? चेक जो होता है वो किसका लिखित आदेश होता है? ये सरकार का, बी बैंक का, सी खाता धारक का, डी व्यापारी का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी खाता धारक का होता है, क्योंकि खाता धारक जो है दोस्तों वही आदेश देता है। तो ये किसका आदेश है? तो ये यहाँ पे जो है जो ग्राहक है उसका आदेश जो है ये चेक है। ओके, ये जो चेक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रॉस चेक का भुगतान कैसे होता है? जो क्रॉस चेक होता है उसका भुगतान कैसे होता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ये नगद, बी किसी के भी खाते में, सी केवल खाते में जमा, डी डाक द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा केवल खाते में जमा। क्रॉस चेक का भुगतान कैसे होता है? तो वह केवल खाते में जमा होता है, और थोड़ी बहुत उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो ये देखिए क्रॉस चेक क्या होता है? तो क्रॉस चेक जो होता है वह एक ऐसा चेक होता है जिस पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि चेक भुगतान सीधे बैंक खाते में ही जमा किया जाए। जब भी आप चेक ले जाओगे आपको कैश नहीं दिया जाएगा, वो डायरेक्टली जो है आपके खाते में जमा करवा देंगे, फिर बाद में उसको आप जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसे तुरंत कैश ना किया जा सके, जिससे धोखाधड़ी से बचा होता है और यह एक सुनिश्चित भुगतान तरीका बन जाता है। इसलिए जो है ये जो है क्रॉस चेक भुगतान उसे कहते हैं। ओके, ये रेखाएं चेक के ऊपरी यानी बाएं कोने से होती है और इनके बीच ऐसा अकाउंट होता है दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ होता है। ओके, पे ई ऐसा लिखा होता है, या जैसे शब्द लिखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस चेक कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर हमने बताया सी, इसका सही उत्तर केवल खाते में जमा होना ही क्रॉस चेक कहलाता है। तो आपको ऐसा ही पूछा जाएगा, जो जमा राशि होती है वह जो है खाते में जमा
की जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा वह बन जाएगा क्रॉस चेक। ओके, क्रॉस चेक। बस अगर आप पढ़ाई समझ कर करोगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डिमांड ड्राफ्ट किससे खरीदा जाता है? डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जो होता है, तो ए व्यापारी, बी सरकार, सी बैंक, डी जो है SHG। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है किसके पास से लेते हैं दोस्तों? बैंक के पास से लेते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा सी होगा। तो डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है उस पर भी हम एक बार हमारी नज़र डालते हैं। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है उसे हम डीडी कहते हैं, बैंक द्वारा जारी किया जाता है, वहीं से हम लेते हैं। एक प्रीपेड और सुनिश्चित वित्तीय साधन है, यानी पहले से ही तय किया हुआ एक वित्तीय साधन है दोस्तों, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या संस्था को निश्चित राशि भेजने की गारंटी देता है, क्योंकि पैसा पहले ही बैंक में जमा हो चुका होता है। तो डीडी का मतलब है हम पहले ही पैसे क्या कर रहे हैं? बैंक में जमा करवा देते हैं, जिससे वह चेक की तुलना में अधिक विश्वसनीय और धोखाधड़ी मुक्त होता है। ओके, बाउंस होने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि उसमें हमने पहले ही पैसा जो है हम उसके अंतर्गत दे देते, यानी जमा कर देते हैं, इसलिए जो है वो धोखाधड़ी से बच सकते। मगर जो चेक होता है, जो मिनिमम बैलेंस जो यानी वहाँ पे नहीं होने के कारण कई बार जो है चेक बाउंस होता है। आजकल हम डीडी का अधिक इस्तेमाल करते थे। ओके, क्योंकि जैसे कि परीक्षा की फीस हो, वो भी जो यूनिवर्सिटीज़ में होता है वो डीडी के माध्यम से ही लिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, डिमांड ड्राफ्ट क्यों सुरक्षित माना जाता है? हमने इससे पहले बताया था। तो ये ग्राहक लिखता है, बी बैंक द्वारा जारी होता है, सी नगद होता है, डी ब्याज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी बैंक द्वारा जारी होता है, इसलिए वह सुरक्षित माना जाता है, यानी इंटरफेयर व्यक्ति नहीं होता है, बीच का आदमी। ओके, अगला जो प्रश्न है, बैंक जमा राशि का उपयोग किसके लिए होता है? तो देखिए यहाँ पे ए दान, बी ऋण देने के लिए, सी कर चुकाने के लिए, डी विज्ञापन के लिए। तो उसका सही उत्तर जो है बी ऋण देने के लिए जो है बैंक जमा राशि का उपयोग करता है। ओके, सेविंग जो राशि होती है उसका उपयोग ऋण देने के लिए करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बैंक ऋण पर ब्याज क्यों लेता है? क्योंकि ये सेवा शुल्क नहीं, बी लाभ कमाने हेतु, सी कर के लिए, डी दंड हेतु। तो वह जो है दोस्तों बैंक ऋण ब्याज क्यों लेता है? क्योंकि ऋण पर ब्याज लेने से बैंक का लाभ कमाने हेतु वो जो है वह ऋण पर ब्याज लेता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसान ऋण सामान्यतः किस समय लेते हैं? किसान जो भाई होते हैं वह ऋण लेते हैं, आजकल हम सभी को पता है, क्रॉप लोन। ओके, क्रॉप लोन सभी ने सुना होगा, क्रॉप लोन। तो वो कब लेते हैं, किस समय लेते हैं? तो फसल बोने से पहले जो है वह ऋण लेते हैं। तो ये विवाह के समय नहीं, बी त्योहार पर नहीं, सी फसल बोने पर, यस, डी कटाई के बाद नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, फसल बोने से पहले जो है किसान ऋण लेता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गृह ऋण में क्या सुरक्षा के रूप में लिया जाता है? तो गृह, यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब भी गृह लोन यानी होम लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे सुरक्षा के लिए क्या लिया जाता है? तो वो भी होम ही लिया जाता है ना दोस्तों। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है सी, मकान। ओके, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, SHG में सदस्य किस देश से जुड़ते हैं? ये राजनीति, बी सामूहिक बचत व ऋण, सी व्यापार, डी कर संग्रह। तो इसका सही उत्तर जो है
बी सामूहिक बचत व ऋण जो है उद्देश्य से जुड़े होते हैं, सदस्य जो है उसी उद्देश्य से जुड़े होते हैं। सामूहिक बचत एवं ऋण के उद्देश्य से वो SHG सदस्य जुड़े होते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ये SHG क्या है और उसके बारे में। SHG को हम कहते हैं स्वयं सहायता समूह, यानी SHG यानी स्वयं सहायता समूह। ये जो सदस्य होते हैं आर्थिक सशक्तिकरण, बचत की आदत डालने, रोजगार के अवसर पाने और वित्तीय सेवाओं से जुड़ने के लिए जुड़ते हैं, ताकि वो छोटे छोटे ऋण लेकर अपनी आय बढ़ा सके, जो अपनी आय होती है वो बढ़ा सके और सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधार सके, सामूहिक यानी निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सके उनका। इसमें जो होते हैं दोस्तों, इसमें खास महिलाएं होते हैं, खास जो होते हैं महिलाएं होते हैं, महिलाएं होती है। तो इसका उदाहरण आपको मैं जो है ड्वाक्रा ग्रुप से जोड़ता हूँ। एक उदाहरण है, वो लोग क्या करते हैं, एक समूह होता है ड्वाक्रा ग्रुप का, और वो लोग सब मिला के समान रूप में राशि मिला यानी जमा करते हुए लोन लेते हैं और अपना छोटा छोटा व्यापार शुरू करते हैं। फिर सब मिलाकर कम यानी उसको जमा करने के बाद फिर दूसरा लेता है, ऐसे चलता रहता है इसमें। ओके, तो समझ में आया होगा SHG क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बैंकिंग प्रणाली से किसमें सुविधाएं हुई? तो बैंकिंग प्रणाली से किसमें सुविधा हुई, किसमें? तो वह है वस्तु, ए वस्तु विनिमय, बी तेज व सुरक्षित लेन देन, सी कर वृद्धि, डी उत्पादन में कमी। तो इसका सही उत्तर होगा बी तेज सुरक्षित लेन देन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक खाते की गोपनीयता क्यों आवश्यक है, यानी उसकी जो गोपनीयता होती है उसकी क्या आवश्यकता है और क्यों है? तो यहाँ पे विकल्प दिया है, ये ब्याज बढ़ाने के लिए, बी धोखाधड़ी से बचाव हेतु, सी कर बचाने के लिए, डी ऋण पाने के लिए। तो इसका सही जो उत्तर है वह है बी धोखाधड़ी से बचाव हेतु जो है बैंक खाते की गोपनीयता जो है आवश्यक होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा का मूल्य किस पर आधारित होता है? जो मुद्राएं होती है, आजकल के मुद्राएं है ना, रुपए 2 रुपए, पहले सोने के सिक्के थे। ओके, आज रुपए 2 रुपए के और 5 रुपए, उसे मुद्राएं कहते हैं। ओके, तो मुद्रा का मूल्य किस पर आधारित होता है? तो वह जो है धातु, ए बी कागज, सी सरकारी व सार्वजनिक विकास विश्वास, डी रंग और सी जो है इसका सही उत्तर होगा सरकारी सार्वजनिक विश्वास जो है इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अगला प्रश्न जो है वह है मुद्रा का मूल्य किस पर आधारित होता है? तो ए धातु, बी कागज, सी सरकारी व सार्वजनिक विश्वास, डी रंग। तो इसका सही जो उत्तर है वह है सरकारी व सार्वजनिक जो विश्वास है वही मुद्रा का मूल्य जो है उसके ऊपर आधारित होता है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न हम देखते हैं, वस्तु विनिमय की तुलना में मुद्रा क्यों बेहतर है? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, किसी के पास बकरी है और किसी के पास चावल है। ओके, अगर हम तुलना में मुद्रा क्यों बेहतर है, तो इसका हम मूल्य निर्धारित नहीं कर पाते। ओके, बकरी का और चावल का एक ही मूल्य निर्धारण करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी, इसलिए वह जो है क्या है, हमें तुलना में मुद्रा क्यों बेहतर है इसका यहाँ पे क्या दिया है हम देखते हैं। ये भारी है, बी विभाज्य व टिकाऊ है, सी दुर्लभ है, डी रंगीन है। तो इसका सही उत्तर विभाज्य व टिकाऊ है। विभाज्य यानी उसको विभाजित करके और जो वो टिकाऊ भी है, इसलिए ये जो है मुद्रा जो है दोस्तों वो क्या है, वस्तु विनिमय से जो है बेहतर है।
और मुद्रा से बेहतर क्या हो सकता था, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उस वीडियो पे जाके आप वहाँ पर देख सकते हो। ओके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 80 नंबर का प्रश्न है, बैंक किसके बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। बैंक जो होता है वह जो है किसके मध्यस्थ की जो भूमिका है वह निभाता है। तो ये किसान का मध्य, नहीं तो बी ग्राहक और सरकार, सी जमाकर्ता वंटनकर्ता, डी व्यापारी और सरकार। तो जो मध्यस्थ की जो भूमिका निभाता है वह सी इसका सही उत्तर होगा, जमाकर्ता और ऋणकर्ता को। ओके, जो जमा करता है उसे ब्याज देता है और ऋण ऋण लेता है उसके पास से वो ब्याज लेता है। ओके, मुनाफा मिलने के लिए करता है, तो इसलिए इसके बीच का जो है वो क्या है, मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य आधार क्या है। तो ये सभी को पता है, ये कागजी कार्य नहीं, बी कंप्यूटर और इंटरनेट, यस। ओके, सी डाक सेवा, वो भी नहीं, डी नगद लेन देन, ये भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, बी कंप्यूटर और इंटरनेट जो है इंटरनेट बैंकिंग का मुख्य आधार है। ओके, अगर कंप्यूटर ना रहेगा, यानी जो फोन भी जो है दोस्तों वो क्या है, मिनी कंप्यूटर है। वो क्या है, मिनी कंप्यूटर है। तो इंटरनेट भी फोन में होता है। तो इसका जो मुख्य आधार है वो है कंप्यूटर और इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, एटीएम का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है, ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, बी एनी टाइम मनी, सी एडवांस ट्रांसफर मशीन, डी ऑल टाइम मशीन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए जो उत्तर है इसका सही है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एटीएम का मुख्य उपयोग क्या है। तो उसका हम एटीएम का जो उपयोग करते हैं किस लिए करते हैं दोस्तों, तो ए खाता खोलना, बी ऋण लेना, सी नगद निकालना, डी चेक लिखना। तो इसका जो मुख्य उपयोग करते हैं हम वह है सी, नगद निकालने के लिए हम एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट बैंकिंग से कौन कार्य, यानी कौन सा कार्य संभव है। जो इंटरनेट बैंकिंग होती है, आजकल हमारे पास योनो है। ओके, योनो एसबीआई का है जो इंटरनेट बैंकिंग है। ओके, तो वह कौन सा कार्य संभव है इंटरनेट बैंकिंग से। तो ये बीज बोना, बी बिल भुगतान, सी खेती, डी उत्पादन। तो इसका जो सही उत्तर है वह जो है दोस्तों, बिल भुगतान के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो भुगतान है ना, हम आजकल करंट बिल का भी जो है दोस्तों भुगतान कर रहे हैं। ओके, करंट बिल भी हम ऑनलाइन से ही पे कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ क्या है। तो इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ देखिए, ऑप्शन में अधिक कागजीय कार्य, नहीं बाबा नहीं, समय की बचत, हाँ बाबा हाँ, समय की बचत तो है, सी अधिक शुल्क, नहीं, तो सीमित उपयोग, यस, नहीं बेटा नहीं, यस नहीं कहा करते। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी जो इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते, अगला जो प्रश्न है, एनईएफटी नेफ्ट का पूरा फुल फॉर्म क्या है, यानी नाम क्या है। ए नेशनल इजी फंड ट्रांसफर, बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सी न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, डी नेशनल इकोनॉमी फंड ट्रांसफर। तो इसका सही उत्तर जो है बी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ओके, चलिए ये क्या है एक बार उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। तो ये जो नेफ्ट है इसे हम तो देख चुके हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये दोस्तों 24/7 काम में उपलब्ध रहता है। तो इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है भुगतान करना ही इसका काम है। तो
ये खाते में पैसे भेजने की सुविधा देता है। भारत में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में, यानी एक अकाउंट से जो है दूसरे अकाउंट में जो है यानी अमाउंट जो है ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है। और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक संचालित कौन चलाता है, तो इसे भारतीय आरबीआई जो है इसे संचालित करता है। ओके, और ये 24/7 बाय काम पे उपलब्ध होता है। ओके, तो ये था हमारा निफ्ट। ओके, और देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निफ्ट के माध्यम से क्या किया जा सकता है, क्या किया जाता है। तो ये नगद निकासी, बी खाते में राशि स्थानांतर, सी ऋण स्वीकृति, डी चेक जमा। तो मैं इससे पहले ही बताया था, वो जो है एक खाते से दूसरे खाते में जो है हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतर। तो इसका सही उत्तर होगा खाते में राशि स्थानांतर, सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं हम, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है। तो ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बी रैपिड ट्रांसफ़र जनरल सिस्टम, सी रिजर्व ट्रांसफ़र ग्रॉस सिस्टम, डी रियल ट्रांसफ़र ग्रुप सिस्टम। तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो है इसका फुल फॉर्म है। ओके, तो यह जो है दोस्तों ये जो ये निफ्ट की तरह ही होता है दोस्तों। ये क्या है, निफ्ट की तरह ही होता है। इसमें निफ्ट में क्या होता है, इसमें बैचेस होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होते हैं, बैचों में विभाजित किया जाता है और लेन देन के लिए प्रोसेसिंग करते रहता है। मगर ये जो आरटीजीएस जो है रियल टाइम, यानी इसमें बैचेस नहीं होते हैं, रियल टाइम में प्रोग्रेसिंग करता है और तुरंत, बिल्कुल तुरंत जो अमाउंट है ट्रांसफ़र कर, ऐसा बटन दबाए टिन बोल के दबाए तो यहाँ पे पहुँच जाएगा अमाउंट। ओके, तो इस तरह से वर्क करता है। यह भी, इससे भी कौन चलाए, तो ये आरबीआई बैंक ही चलाता है। और ये जो है ये भी 24/7 में उपलब्ध में रहता है। इसमें जो न्यूनतम यानी मिनिमम जो है, यानी बड़ी अमाउंट को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे 2 लाख, ओके, 2 लाख का जो 2 लाख जो है न्यूनतम है, ये जो अमाउंट है यानी रियल टाइम में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, यानी तुरंत यहाँ बटन दबाए कि वहाँ आ जाएगा। मगर एनटीएफ ये सॉरी जो यानी निफ्ट जो होता है उस तरह से नहीं होता है। ओके, चलिए, तो इसको हम क्या कहते हैं बोलते हैं, वास्तविक समय में व्यक्ति दर व्यक्ति जो है जो मनी ट्रांसफ़र होते रहता है। तो इसका सही उत्तर हमने बता दिया था। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, आरटीजीएस का उपयोग किस प्रकार की राशि के लिए होता है। हमने इससे पहले चर्चा किया, तो ये छोटी राशि, बी केवल नगद, सी बड़ी राशि, डी मासिक राशि। तो बड़ी राशि के बारे में हमने बात किया था इसका, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न, आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है। तो ए इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, बी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, सी इंडियन मोबाइल पेमेंट सर्विस, डी इंस्टेंट मनी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओके, तो इसके बारे में भी हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं और आगे बढ़ते। यह जो दोस्तों इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है उसे हम हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्काल भुगतान सेवा। ओके, भुगतान सेवा हम हिंदी में कहते हैं। ओके, तो देखिए ये जो होता है दोस्तों रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है दोस्तों, यानी रियल टाइम में ये भी जैसा है दोस्तों, रियल टाइम में क्या करता है, फंड ट्रांसफ़र करता है। ओके, फंड जो है ट्रांसफ़र करता है। तो जो भी भारत में किसी भी बैंक खाते से किसी भी अन्य खाते पर तुरंत पैसा भेज देने वाला है दोस्तों। तो ये भी 24/7 यानी 24/7 उपलब्ध सेवाएं हैं। ओके, मोबाइल और इंटरनेट एटीएम के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे यह तुरंत भुगतान के लिए कारगर तरीका है। ओके, उपलब्धता यह है कि सेवा छोटी छोटी सप्ताह या त्योहारों सहित पूरे साल 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहता है। ओके, तो ये था इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, यानी ये आईएमपीएस की विशेषता क्या है।
तो देखिए इसकी जो विशेषता है, ए केवल दिन में, बी केवल बैंक के समय में, सी तुरंत भुगतान, डी केवल नगद। तो इसका सही उत्तर जो है तुरंत भुगतान। इसको यानी यहाँ पे 24/7 कहा रहा है, यानी 365 दिन में चलता ही रहता है ये। तो तुरंत भुगतान, ये केवल बैंक के समय नहीं है, केवल दिन में भी नहीं है, केवल नगद भी नहीं है, तो ये तुरंत भेजने वाला। एटीएम कहाँ गया तो तुरंत ही है ना दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग वो। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, आईएमपीएस के लिए क्या जोड़ना आवश्यक है? तो ये आधार कार्ड, बी मोबाइल नंबर, सी पैन कार्ड, डी राशन कार्ड। तो इसका सही उत्तर होगा मोबाइल नंबर। ओके, जब तक आप मोबाइल नंबर अपना नहीं जोड़ोगे तब तक आप अपना जो जो फंड है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जो राशि है दूसरे खाते में आप भेज नहीं सकते, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर जो है जोड़ना आवश्यक होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? आजकल सभी के पास जो है फ़ोन पे, गूगल पे है। ओके, फ़ोन पे और गूगल पे सभी के पास है, तो उसमें हमें एक यूपीआई आईडी होती है, यानी हमारा एक यूपीआई होता है, उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, दूसरा कुछ नहीं। ओके, वही है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो ये यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, बी यूनिवर्सल पेमेंट इंडिया, सी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डी यूनिक पेमेंट इंटरफेस। तो इसका जो सही जो नाम है वो है सी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है मैंने इससे पहले बताया, अगला क्वेश्चन वही है, फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, यूपीआई से भुगतान करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? नहीं है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न जब भी है पढ़ते समय पूरा पढ़िएगा। ओके, तो ये खाता संख्या यानी आवश्यक नहीं है, खाता संख्या, बी आईएफएससी कोड, सी वीपीए, डी मोबाइल ऐप। तो इसका सही उत्तर जो है, इसके लिए हमको ये आईएफएससी कोड ज़रूरत नहीं है यूपीआई से भुगतान करने के लिए। ओके, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भीम ऐप किससे संबंधित है? तो ये जो है आरटीजीएस, नेफ्ट, यूपीआई, एटीएम। तो सीधी सी बात है, भीम किससे जुड़ा होता है दोस्तों? सी यूपीआई से जो है भीम जुड़ा होता है। ओके, तो ये जो इसका सही उत्तर होगा सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है? तो ये यूनिफाइड सर्विस सिस्टम डाटा, बी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, डी यूनिवर्सल सर्विस सप्लीमेंट्री डाटा, सॉरी सी डी यूनिक सर्विस सिस्टम। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पे बी जो है इसका सही उत्तर, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये यूएसएसडी क्या होता है हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये जो यूएसएसडी जो होता है, ये एक संचार प्रोटोकॉल है जो मोबाइल फ़ोन को बिना इंटरनेट के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड से रियल टाइम में बातचीत करने की सुविधा देता है। जैसे हमें स्टार और बीच में नंबर लगा के हैश से शुरू होने वाला जो कोड होता है, जैसे *123 डायल कैसे किया जाता है, ये बैलेंस चेक के लिए या फंड ट्रांसफ़र या प्रीपेड रिचार्ज जैसी सेवाओं के लिए उपयोग होता है और हर तरह से फ़ोन पर काम करता है। वही जो होता है वो होता है यूएसएसडी। ओके, चलिए इसका सही उत्तर क्या है? हम तो यहाँ पे अगला प्रश्न किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो वो जो है बिना इंटरनेट मोबाइल के लिए भी उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यूएसएसडी सेवा का उपयोग कब किया जाता है? तो ये केवल दिन में, बी केवल बैंक समय में, सी कभी भी, डी केवल सप्ताहांत। तो इसका सही उत्तर है सी, कभी भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रुपे कार्ड किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो पहले हम देखते हैं, ए आरबीआई, बी एनपीसीआई, सी एसबीआई, डी सरकार। तो इसका सही उत्तर जो है वह है बी एनपीसीआई जो है ने
यूरोपीय कार्ड शुरू किया था। ओके, यह जो रूपी कार्ड है यह स्वदेश यानी अपने भारत का जो है भुगतान नेटवर्क है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम यानी जो है यहाँ पे NPCA को हम क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम भुगतान नियम हम कहते हैं। और यह जो है 2012 में लॉन्च किया गया था। जो मास्टर कार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्डों के विकल्प में रूप में देश वित्तीय समावेश के लिए इसका उपयोग करते थे। ओके, तो ये है डेबिट और क्रेडिट कार्ड के रूप में उपलब्ध है। ये क्या है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। किसी के पास सिम कार्ड है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं रूपी कार्ड लिखा हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, रुपे कार्ड का उपयोग किस लिए होता है? रुपे कार्ड जो होता है उसका उपयोग किस लिए होता है? सामान्य सी बात है, डिजिटल भुगतान के लिए जो है रुपे कार्ड का इस्तेमाल होता है। इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, IFSC कोड का उपयोग क्यों किया जाता है? ये IFSC कोड का उपयोग हम बैंक जब भी खाता खोलते हैं तब IFSC कोड भी आ जाता है। कई बार हम कहीं जगह पे हमें IFSC कोड पूछा जाता है। ये क्या है देखेंगे। तो IFSC कोड का उपयोग क्यों किया जाता है? ये खाता संख्या बताने के लिए, B बैंक व शाखा की पहचान के लिए, C ब्याज दर के लिए, D ATM स्थान के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा B बैंक व शाखा की पहचान के लिए जो है IFSC कोड देना पड़ता है। तो ये IFSC कोड क्या होता है हम देखते हैं। IFSC कोड का जो फुल फॉर्म है वह है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। यह 11 अक्षरों वाला होता है, यानी 11 अक्षरों वाला होता है। अल्फा न्यूमेरिक कोड का होता है जो भारत में हर बैंक शाखा को दिया जाता है। ओके, नेफ्ट, RTGS और IMPS जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के दौरान पैसे को सही बैंक और खाते में पहुंचाने के लिए एक डिजिटल पते की तरह काम करता है। हम शॉर्ट में इसे डिजिटल एड्रेस भी कह सकते हैं। ओके, एड्रेस भी कह सकते हैं इसे। तो काम करता है जिससे लेन देन सुरक्षित और सटीक होता है। ये कोड बैंक का नाम पहले 4 अक्षरों में होता है। पहले 4 अक्षर जो होते हैं वो बैंक का नाम होता है। एक उसमें शून्य यानी 5वां जो अक्षर होता है वह शून्य होता है। और शाखा कोड आखिरी 6 से मिलकर बनता है। आखिरी 6 से मिलकर शाखा कोड बनता है। ओके, तो चलिए, तो ये हो गया। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा बी बैंक शाखा की पहचान के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। IFSC कोड में कितने अक्षर या अंक होते हैं? तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी, मैंने बताया था उसमें 11 होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, IFSC कोड के पहले 4 अक्षर क्या दर्शाते हैं? तो पहले 4 अक्षर क्या बताया दोस्तों मैंने, यानी पहले जो 4 अक्षर होते हैं बैंक का नाम दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर देखिए, A शाखा, B ग्राहक, C बैंक, D खाता तो बैंक को दर्शाता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा C। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। SHG ऋण में जमानत क्यों आवश्यक नहीं होती है? इस SHG के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। ये सरकार ही देती है, यानी सरकार देती है, इसलिए जमानत नहीं होती है। B समूह की सामूहिक जिम्मेदारी, C ब्याज कम होता है, D अल्पकालिक होता है। तो इसका सही उत्तर जो है बी होता है। बी क्यों होता है? क्योंकि समूह यानी 15 या 14 यानी 12 या 15 लोगों का एक समूह होता है। मैंने बताया था ड्वाक्रा, ड्वाक्रा ग्रुप जो है वो समूह मिलकर वो क्या करते हैं,
जो है ऋण ऋण लेते हैं। तो जिम्मेदारी जो है 15 लोग रहेंगे तो 15 लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ओके, और 12 लोग होते तो 12 लोगों की जिम्मेदारी होती है। इसलिए यहाँ पे जमानत नहीं आवश्यक है, जमानत किसी की जमानत लेने की आवश्यकता नहीं होती। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएचजी ऋण का भुगतान कौन करता है? तो ऋण का भुगतान कौन करते हैं वो तो पता है, वह समूह के सभी सदस्य जो है इसका भुगतान करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन के लिए क्या आवश्यक है? लॉगिन के लिए सिंपल सी बात है, अगर ये मैं प्रश्न पूछा जाऊँ तो आप सभी को पता चलता है। ये चेक, बी पासबुक, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यूज़र नेम और पासवर्ड, यस। और नगद, नगद की तो आवश्यकता है। जब भी हम जैसे फ़ोन या कोई ऐप खोलते हैं, यानी इंटरनेट बैंकिंग हो, कुछ भी हो दोस्तों, तब हमें क्या पूछा जाता है? यूज़र नेम और आईडी पूछा जाता है। ओके, यूज़र नेम आईडी पूछने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। ओके, आजकल फेसबुक में भी देखते हैं ना दोस्तों, फेसबुक में, ओके, नहीं तो इंस्टाग्राम में तो फुल, ओके, वहाँ पे भी क्या पूछा जाता है? यूज़र आईडी और पासवर्ड। अगर वो भूल गए तो क्या होता है? फॉरगेट पासवर्ड मारते हैं, फिर से नया पासवर्ड बना लेते हैं। ओके, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है इंटरनेट बैंकिंग का अधिक उपयोग कौन करता है? तो जिनके काम अधिक होते हैं, केवल विद्यार्थी, केवल किसान, केवल केवल नहीं आता दोस्तों, केवल सभी कर सकते हैं उसमें। तो आप सीधी बात समझो कि केवल केवल नहीं आता है। ओके, तो इसका सही उत्तर है जिनके काम अधिक होते हैं वह कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, डिजिटल भुगतान का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो डिजिटल भुगतान का एक प्रमुख लाभ क्या है? वह है दोस्तों, ए नगद की आवश्यकता, बी नहीं, ये तो नहीं, बी सुरक्षित होते हैं, यस, अधिक जोखिम, नो, सीमित उपयोग, नो। तो इसका सही उत्तर जो होगा बी। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान से किसकी बचत होती है? तो वो जो है दोस्तों, सभी की धन की बचत होती है, हाँ, समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, सभी, यानी डी जो है इसका सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डिजिटल भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये कर बढ़ाना, बी नगद समाप्त करना, सी सरल व सुरक्षित लेन देन, डी बैंक बंद। तो इसका सही उत्तर जो है सी सरल सुरक्षित लेन देन। ओके, तो ये थे हमारे आज के जो प्रश्न उत्तरी हमने पिछले वीडियो में जो बनाया था उसका ही यह कंटिन्यूएशन था दोस्तों। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी को यानी क्लासेस नहीं पहुंच पा रहे यानी, तो आप क्या करोगे? पीडीएफ के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, यानी 6th 7th 8th, ओके, संपूर्ण पीडीएफ यानी चैप्टर के बारे में टेलीग्राम पे दिया हुआ है, टेलीग्राम पर दिया हुआ है। और हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देख रहे हैं, पहले तो दोस्तों एक लाइक किया करो, फिर बाद में आप अपना काम कर लीजिएगा। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए एक लाइक तो बनता है। ओके, और अगला जो क्लासेस यानी 20 या 21 से डीएससी की तैयारी करने वाले हैं, तो उसे आप ध्यान में रख लीजिएगा और तैयारी अभी से शुरू करिएगा, क्योंकि बहुत ही टफ कंपटीशन है दोस्तों। ओके, टफ कंपटीशन है, तो इसलिए हमें आज ही उठना है, आज से ही शुरू करना है। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए, ऐसे ये जुड़ते रहेगा और अपनी जो तैयारी रहे करते रहेगा, हम आपकी मदद करते रहेंगे। हाँ, चलिए दोस्तों, ओके।